नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम डेमोक्रेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, उसको सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सेकंड यूनिट में है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रहा आपका ये। तो आज हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, अगर कभी भी वर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताइए या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो देखिए जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, उसके अंदर तीन तरीके के आपके जो लोकतंत्र की जो प्रारूप हैं या थ्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आता है, जिसमें आपका लिबरल आता है, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी आता है और प्लूरलिस्ट आता है। अब देखिए, जो हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसने हमें क्लियरली डिफाइन करके दे रखा है कि लिबरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी बताइए, या फिर लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या थ्योरी है, उसको हमें डील करना है। क्योंकि देखिए, जो सेकंड यूनिट है वो जो हमारा थ्योरी को डील करता है। ये रहा आप सबको। हम केवल और केवल लिबरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, ना कि हम एलिटिस्ट डेमोक्रेसी या फिर प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी इसके बारे में। देखिए, पिछली जो वीडियोस में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रारूप होते हैं लोकतंत्र के। जिसे एक तो हमने बताया था कि एक होता है प्रोसीजरल, जो प्रक्रियात्मक होता है, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव यानी आधारात्मक या फिर मौलिक लोकतंत्र। तो वो फॉर्म्स थे, वो स्वरूप थे। और देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसके दो प्रकार होते हैं। कैसे प्रकार होते हैं? देखिए, जब आपके पास पॉपुलेशन कम होता है तो हम सब देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे अगर मैं बोलूँ इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हाँ जी है। जब हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो पंचायत होती है, या जो गांव में जो ग्रामीण जो सभा होती है, तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। और वहीं पे मैं ये बताऊं कि भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हाँ जी है। जब हम एमएलए या एमपी को वोट करते हैं, या फिर जो एमएलए और एमपी है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी में। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है जो गांव के अंदर जो पंचायत है, जो ग्राम सभा है, उसके अंदर जो हम देख सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी लोग नीति निर्माण में स्वयं भाग ले रहे हैं। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि लोग अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि को चुनकर वो उनके बिहाफ पे या उनके लिए नियम और कानून बनाता है। तो दो प्रकार है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये किस तरीके से आया, इसके पीछे एक थोड़ा छोटा सी स्टोरी है, उसको समझिए या उस संदर्भ को समझिए। देखिए, आप सभी लोग शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से आप सभी वाकिफ होंगे, या फिर आप सभी को पता होगा। तो देखिए, जैसे ही जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद या यूएसएसआर का विघटन होता है या फिर कोलैप्स होता है, या जो कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म है, वहां से ये लिबरल डेमोक्रेसी अपने असली प्रारूप या असली स्वरूप में सामने आती है। कि देखिए, आखिरकार कौन जीता? अमेरिकी व्यवस्था जीती। तो वहां से आया कि बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फ्रांसिस फुकुयामा, ये नाम लिख लीजिएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने क्या बोला कि ये जो यूएसएसआर का जो विघटन है, ये जो कोलैप्स हुआ है, इससे एक चीज क्लियर होकर निकल के आती है कि जो वेस्टर्न, जो अमेरिकन लिबरल डेमोक्रेसी है, वो उसकी जीत हुई है। यानी जो साम्यवाद की हार हुई है, और जो अमेरिका की जो विचारधारा है, यानी जो उदारवादी लोकतंत्र की जो विचारधारा है, उसकी जीत हुई है। तो ये जो थ्योरी है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, यहाँ से निकल के आ रहा है। और क्या बोला गया कि नहीं, जो अमेरिकन व्यवस्था है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो किस पे आधारित है, उसके कुछ
फीचर्स हैं, उस फीचर्स को जानिए क्या क्या है, यानी कुछ विशेषताएं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, कि ये सरकार को सीमित करने की बात करता है, कि सरकार हर जगह अपना इंटरफेयर ना करे। जैसे बिजनेस में ये बोलता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है बिजनेस के अंदर। बिजनेस एकदम मार्केट के आधार पे छोड़ दो। मार्केट जिस तरीके से, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास परचेजिंग पावर होगा वो सामान खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा। तो मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दो, ठीक है। दूसरी जो बात करता है, पहली बात करता है लिमिटेड गवर्नमेंट की, दूसरी बात जो करता है ये करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करी जाए। जो व्यक्ति की जो संपत्ति है और जो उसका स्वतंत्रता है उसको हमेशा सुरक्षित किया जाए। और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है या फीचर्स है वो है कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है। क्या बोलता है? कि गवर्नमेंट की आवश्यकता है, मगर उसको किस तरीके से बता रहा है? गवर्नमेंट एज अ नेसेसरी इवल, एक जरूरी बुराई के रूप में बताता है कि देखिए, बाजार को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है कि कोई मनमानी ना हो, सब कोई ठीक तरीके से काम करे। एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे आप सब कॉलेज में भी जाते होंगे तो देखिए गेट पे आपके सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। कि क्यों खड़े रहते हैं? कि कोई बाहर का जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है वो अंदर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड का भी बहुत कम मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल भी इसी तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि नहीं, हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है मगर सीमित गवर्नमेंट की है, सीमित तरीके से हमें आवश्यकता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत पुरजोर ये पक्षधर है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ऊंचे आयाम तक लेके जाते हैं। फीचर्स को जानने के बाद, विशेषताओं को जानने के बाद, देखिए जो प्रतिनिधित्व, जो लोग लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो कुछ डिमांड करता है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दूसरा, एक बिल ऑफ राइट्स होने चाहिए, नागरिक के पास स्वतंत्रता अधिकार होने चाहिए। न्याय, एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस हो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यानी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करे और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर ना करे। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बात करता है लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर देखें ये विशेषताएं और ये जो गुणों के आधार पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर हम ये जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर है, यानी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगा। इन रूपरेखाओं के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट पे। देखिए जो डेमोक्रेसी है, देखिए जो प्योर डेमोक्रेसी है वो क्या है? देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप खुद ही जानते हैं कि जिनकी जनसंख्या कम है या जो स्मॉल स्टेट है, अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें जैसे गांव देहात में या फिर गाँव के अंदर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों सुनिश्चित हो पाता है, क्यों हो क्रियान्वित हो पाता है? क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत सीमित है। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डिमांड करती है कि पॉपुलेशन सीमित होनी चाहिए। और जैसे जैसे देखिए आबादी बढ़ती गई तो एक नया मैकेनिज्म आया कि नहीं, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी हो सकती है। अगर हम देखें यूनान की, तो यूनान हमेशा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है।
जो कि हम बात करते हैं जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो कहाँ से आ रहा है, यूनान से आ रहा है, भारतीय से आ रहा है। तो वो जो डेमोक्रेसी है जो भारतीय, जो अगर हम देखें तो वो बहुत सीमित है, वो बहुत छोटे स्तर पे है, बड़े लेवल पे हम इसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रतिनिधि का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, वो कब आता है, जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टेट का साइज बढ़ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो व्यवस्था में स्थापित होने लगी। हम देखते हैं कि बहुत ये जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव जो बोल सकते हैं प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है, वो हम कह सकते हैं ये बहुत सारे देशों में लगभग बहुत सारे देश इसे अपनाते हैं। और देखिए जो इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे कानून निर्माण करने की हो या फिर पब्लिक अफेयर्स का हो, सार्वजनिक मामलों से संबंधित, शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित, ये सब किसके ऊपर चला जाता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली जाती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास ये सारी जो दायित्व है वो सभी चला जाता है। और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को किसके द्वारा नियुक्त करा जाता है, जो हमेशा जो पीरियोडिक इलेक्शन होंगे, समय समय पर जो इलेक्शन होते हैं, उसके माध्यम से हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। आप सबने देखा होगा जैसे भारत के अंदर हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है और अमेरिका में हर 4 साल के अंदर। तो इस तरीके की व्यवस्था है कि टाइम टू टाइम हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे मैंने बताया कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसके अंदर 3-4 तरीके की आती है। सबसे पहले एलिटिस्ट आ जाता है, उसके बाद आपका प्लूरलिस्ट आ जाता है, फिर लिबरल आ जाता है। तो उनमें से एक फॉर्म है लिबरल, ठीक है। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें या उदार लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करें, तो हमेशा क्या आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या आता है, जो निष्पक्ष चुनाव और जो कंपटीशन होगा, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी वो निष्पक्ष होगी, वो एक एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था होगी, जो राजनीतिक व्यवस्था होगी। कई बार बोला जाता है बहुत सारे देशों में कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, कि देखिए पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि एक पर्टिकुलर जगह में या फिर एक पर्टिकुलर देश या राज्य में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होना, या फिर लोगों के पास मल्टीपल पॉलिटिकल ऑप्शंस होना, ठीक है। आगे हम देखें तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो टिपिकली किस चीज से निर्धारित होती है, या फिर टिपिकली ऑफर्स यूनिवर्सल सफरेज की बात करती है, कि सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है। जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो इसी पे आधारित है, सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि सभी वैक्स नागरिक, जो भी जिस भी कंट्री ने चाहे 21 रखा हो चाहे 18 साल का रखा हो, जितने भी एडल्ट हैं वो राइट टू वोट, उनके पास अधिकार होगा, उनकी नस्ल, जाति, जेंडर, प्रॉपर्टी के अलावा, यानी रिगार्डलेस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एक्सेट्रा, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा। बस क्या मायने रखेगा कि एक पर्टिकुलर एज वो वयस्क है और उस राज्य का नागरिक है, वो वोट दे सकता है, इस व्यवस्था के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सम लिबरल डेमोक्रेसी हिस्टोरिकली हैड अ मोर लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखिए हम बात करें जैसे इंग्लैंड की भी बात करें, तो जो उसके अंदर जो लोग थे शुरू में जो वोट देते थे, केवल जिनके पास संपत्ति थी वही वोट दे सकते थे, या फिर जो राजघराने से थे वो वोट दे सकते थे। बाद में आम नागरिकों के पास राइट टू वोट आया, और सबसे लास्ट में किसके पास आता है, विमेन के पास आता है। तो हम सब देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का विचार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ आप सब देखेंगे 1978 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को अधिकार मिला है राइट टू वोट का। एक बार सन देख लीजिएगा, 1971 या 78 है, बाकी बहुत लेट में मिला है। मेरे कहने का ये मतलब है कि धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहे हैं। एक जो खास बात है ना कि देखिए जो डिसीजन होता है ना लिबरल डेमोक्रेसी में, वो किस आधार पे होता है, जो लोग यानी जो नागरिक वोटिंग में पार्ट लेते हैं। अब देखिए नागरिक तो हर कोई है एक पर्टिकुलर देश का।
अब जो वोटिंग में पार्ट लेते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ना कि सिटीजन्स। तो देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है कि सिटीजन और जो सिटीजन जो वोट देने जा रहे हैं बूथ तक, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करके देखा गया। तो जो वोट देने जा रहे हैं वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वास्तव स्वरूप से। अब देखिए जो मैंने एक बताया था कि ये चीज़ें होती हैं लिबरल डेमोक्रेसी में, तो देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होना चाहिए, तो जो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब स्टेट का जो नेचर है ना, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म करता है, यानी उसको राज्य का जो आधार है वो लोकतंत्र के आधार पे सुनिश्चित करता है, और वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, यानी सरकार को लिमिट करता है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सरकार को स्वरूप निर्धारित करने में काम आती है, या फिर किस किस मैटर्स पे सरकार है वो निर्णय ले सकती है, वो कौन बताता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जो आधार भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिबरल डेमोक्रेसी का। देखिए जो अगर हम अमेरिकन व्यवस्था की तरफ जाएं, तो उसमें देखिए ज़्यादातर एम्फेसिस जो दिया गया है जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें बात करा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो सरकार के जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं वो अपने अलग अलग स्वरूप से अपना अपना काम कर सकते हैं, कोई किसी एक के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, या जो कोर्ट है वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि एक दूसरे के कार्य को निरीक्षण करते रहें। जो जुडिशरी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। और वहीं पे अगर हम अमेरिकन से हटके यूरोप की तरफ देखें, तो जो यूरोप में जो जितनी भी डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर किस बात पे जोर देती है? वो देती है रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करती है, कि जो सरकार है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो, और सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आते हैं। नो वन इज अबव द लॉ और एवरी वन इज सब्जेक्टेड टू द लॉ, कि हर व्यक्ति कानून के दायरे में है और कोई कानून से ऊपर नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ है। तो जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है, जो यूरोपीय लोकतंत्र है, वो ज़्यादातर रूल ऑफ लॉ की बात करता है। यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, देखिए जो लिबरलिज्म है ना, वो हमेशा से ये मानता है कि जो शक्ति है ना, वो जब एक जगह केंद्रित हो जाती है, जब शक्ति एक जगह किसी के पास हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है कि उस शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। तो लिबरलिज्म शुरू से ही ये मानता है कि जो शक्ति है ना वो डिवाइडेड होनी चाहिए, यानी वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। और क्या बात करता है कि देखिए जो असली में जो शक्ति है ना, वास्तविक तौर से लिबरलिज्म, देखिए लिबरलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रैशनल इंडिविजुअल, यानी तार्किक प्राणी। कि जो मनुष्य है वो क्या है? एक तार्किक प्राणी, वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है, और उसी ने अपने राज्य का निर्माण करा है अपने मतों के आधार पे। तो देखिए जो लिबरलिज्म मानता है वो क्या मानता है कि जो यहाँ पे ना लोगों की सर्वोच्चता की बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल की बात करता है। बोलता है कि इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट, जो व्यक्ति है वो एक आधारभूत इकाई है हर चीज का। और जो अगर हम तीसरा फीचर देखें उदारवाद का या फिर लिबरलिज्म का, तो ये बात करता है, देखिए ये हेट करता है जितनी भी अथॉरिटी है, या फिर जो ये मोनार्की या एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचला जाता है, उस तरीके की व्यवस्था से ये हेट करता है या फिर नफरत करता है। और देखिए ये किसके बारे में वकालत करता है? तो ऐसी व्यवस्था के बारे में वकालत करता है, या फिर इस तरीके की एडवोकेसी करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है विथ इलेक्टेड लीडरशिप, जितने भी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर जो लिबरलिज्म के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या है? जितने भी लोगों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो लीडर्स हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, या बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है लिबरलिज्म के अंतर्गत। और आगे क्या बात करता है लिबरलिज्म? देखिए ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना,
वो एक से अधिक होनी चाहिए। देखिए, आप देखिए, कहने को तो चाइना जो है, जो चीन है, वो भी अपने आप को लोकतंत्र बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, पीपल्स डेमोक्रेसी, हम लोगों जनतंत्र हैं। मगर देखिए प्रॉब्लम क्या है, चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और वहीं पे अगर हम भारत के अंदर तो देखें तो बहुत सारी बहुपार्टीय है, ठीक है। तो जो लिबरलिज्म के अंदर भी यही बात करा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अच्छे से अपनी प्रतिस्पर्धा करे, मगर केवल एक ही ना हो, बहुत सारी पार्टी होनी चाहिए, और वो राजनीतिक सत्ता के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा करे। पीरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए, टाइम टू टाइम इलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल एडिक्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे, यानी सार्वभौमिक मत, वैश्विक मताधिकार के अधिकार से आधार पे होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टीज, सिविल लिबर्टीज हो लोगों के पास, नागरिक स्वतंत्रता, सुरक्षा हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, वही जो पॉइंट मैंने पहले डिस्कस करे थे, वही लिबरलिज्म के भी कुछ बेसिक टेनेट्स हैं। अब देखिए, आप सभी लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया को तो समझ के होंगे कि वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट एक नेसेसरी इविल के तौर पे बात करता है। तो इन सब के बारे में बात करते हुए अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन है ना, तो रिप्रेजेंटेशन को हम इसको समझना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ना, तो ये मैंने जो आपकी जो रीडिंग है उसके अंदर से मैंने एक पैराग्राफ उठाया है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, वो कॉमनली क्या है, दो तरीके के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करी गई है। एक तो आपका होता है ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है आपका डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ट्रस्टी और डेलीगेट। तो देखिए, जो ट्रस्टी और डेलीगेटेड, जो ये जो दो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन कौन से थिंकर्स, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे थॉमस हॉब्स हो गए, एडमंड बर्ग हो गए, तो इन सब ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे जो पिटकिन है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपना एक अलग से वक्तव्य देती है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ये कंसेप्ट लिख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय हैना पिटकिन 1969 और 1967, 1967 पे इन्होंने दिया था, जिनमें ये बात करते कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ट्रस्ट एंड डेलीगेट, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। अब एक बार हम इन दोनों को अलग अलग से देख लेते हैं, क्या ये किस किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन का बात करा गया है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ट्रस्टी मॉडल एंड डेलीगेट मॉडल। देखिए, जो ट्रस्टी रिप्रेजेंटेशन जो है, वो किसके बारे में बात करता है, इन ट्रस्टी मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और इसमें क्या है, जो भी आपका इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, जो जिसको भी आपने इलेक्ट करा है, वो आपके बिहाफ पे, ठीक है, आपके बिहाफ पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा। और निर्णय का जो आधार है वो इस तरीके का होगा कि नो डाउट, अगर कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स उससे पसंद नहीं करता तो भी वो निर्णय लेगा, क्योंकि वो अपने जो ट्रस्टी है, वो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपर्टाइज से, जजमेंट के थ्रू, नॉलेज के थ्रू जब वो डिसीजन लेगा, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो जो ट्रस्टी है, वो आपके बिहाफ पे फैसला लेगा, और फैसला इस तरीके का लेगा कि जो उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके भले के लिए फैसला लेगा। और भला इसलिए भी होगा कि जरूरी नहीं है कि वो कुछ लोगों का जो उस फैसले में विश्वास नहीं रख रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो फैसला नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, इस पे मैं एक एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि जो LGBTQ राइट्स है, ठीक है, तो LGBTQ राइट्स है, तो आप देखेंगे कि जो न्यायालय है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, ना कि पार्लियामेंट उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो जो ट्रस्टी होगा, वो आगे की दूरदृष्टि रख के अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए निर्णय लेगा या नीति बनाएगा।
इसको इस तरीके से समझिए, ट्रस्टी मॉडल का पालन करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को अक्सर ऐसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है जो उनके मतदाताओं की तत्कालिक इच्छाओं के विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारी पॉपुलेशन है, इसको इमीडिएट कोई चीज़ बुरी लग रही है, मगर हो सकता है वो लॉन्ग टाइम में उसको अच्छी लगे। तो ट्रस्टी मॉडल इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल है वो अपनी दूरदृष्टि से अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय ले जो आगे भविष्य में काम दे, ना कि केवल तत्कालिक चीजों को सोचते हुए। जो दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन मॉडल है उसे बोलते हैं डेलीगेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, डेलीगेट का सिंपल सा बात यह है कि जो मैंने आपको शब्द करा और आपने वही शब्द सुना और वही आपने एग्जाम में लिया, कोई उसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं और ना कुछ अपना ऐड करना है। तो डेलीगेट मतलब कि एज इट इज आप उसको वैसे ही माने। जो हमने इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, अगर वो डेलीगेट मॉडल को अपना रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि वो मैसेंजर के तौर पे काम करें कि मेरे लोगों ने ये कहा है और ये होना चाहिए। ठीक है, मेरे लोगों को एक हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल की जरूरत होनी, तो एज इट इज। ठीक है, उसमें जो इलेक्टेड ऑफिशियल है उसको अपनी दूरदृष्टि नहीं यूज करनी है, उसको केवल और केवल एक मैसेंजर के तौर पे अपनी भूमिका निभानी है। ठीक है, तो क्या है, देयर प्राइमरी रोल इज टू फुलफिल and directly represent the specific preferences and demands of the people who elected them। कि उनका जो प्राथमिक भूमिका ये है कि जो लोगों ने उसको चुना है उनकी मांगों को अच्छी ईमानदारी से सीधे प्रतिनिधित्व के माध्यम से उन्हें पूरा करे। ठीक है, यह आगे बढ़ाए। उसमें उस व्यक्ति का कुछ अपना इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति का खुद अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, वो केवल और केवल एक मैसेंजर के तौर पे कि हाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने ये कहा है और ये मैं करना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई वो नहीं। ठीक है, उसको एज इट इज वर्क करना पड़ेगा। देखिए क्या है, डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए जो यहाँ पे जो विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो लोग हैं वहाँ के, उनके विल को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे ये रहा, प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, और जो मैंने थिंकर बताया जिन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैना पिटकिन, ये नाम लिख लीजिए, हैना पिटकिन, इन्होंने 1967 में ये दिया है कि हमको जो रिप्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं, वो इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए, हम दोनों को इन दोनों को मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे लगभग अभी हमने जो एसेंशियल जो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो एसेंशियल आयाम्स है, जो डायमेंशन है, एसेंशियल डायमेंशंस है, उसको हमने कवर कर लिया। आगे एक और लेक्चर बनेगा जो उसमें और थोड़ा सा जो रीडिंग मटेरियल है और आगे का जो पार्ट है इसका कंटिन्यू, उसके अंदर हम वो अपलोड करेंगे। प्लीज़ आप सभी अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सकेगा तो आप अपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप इस चैनल पे कुछ। ठीक है, तो वो आपको अबाउट चैनल के अबाउट में मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।